अरे वाह, हो गई तुम्हें जॉब ऑफर। प्राउड ऑफ यू बेटा। यहाँ दिल्ली में ही है ये कंपनी या कहीं और जाना पड़ेगा? मम्मा, बस तो निकल ही रहा हूँ कॉलेज से, घर आकर बताता हूँ। बेटे बिहान से फोन पर बात होते ही कावेरी पति सुनील से उत्साह में भरकर बोली, सुनो, बिहान को एक मल्टीनेशनल कंपनी ने नौकरी दी है। मैं अभी जूही के घर जाकर ये खुशखबरी दे आती हूँ। वहाँ अब कमाऊ हो जाएगा अपना बेटा। चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। पड़ोसियों को दे ही देते हैं ये गुड न्यूज़। पड़ोसी नहीं, समधी कहो। अब जल्द ही कर देंगे जूही और बिहान का रिश्ता पक्का। दोनों खिलखिलाते हुए घर से निकल पड़े। बीटेक फाइनल ईयर में पढ़ रहे बिहान के कॉलेज में कुछ कंपनियां आज कैंपस प्लेसमेंट के लिए आई थीं। तीक्ष्ण बुद्धि और आकर्षक व्यक्तित्व के बिहान को 5 मिनट का साक्षात्कार लेकर ही चुन लिया गया। भाई जानता था कि माता पिता को ये बात सुनकर जितनी प्रसन्नता होगी, उतनी ही निराशा ये सुनकर होगी कि उसे सेमेस्टर पूरा होते ही ज्वाइनिंग के लिए बेंगलुरु जाना पड़ेगा। पड़ोस में रहने वाली जूही बिहान की बचपन की मित्र थी। गोरा रंग, औसत कद, भूरी आंखें और मुस्कुराते भोले भाले चेहरे वाली जूही बिहान से 1 साल छोटी थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़े थे। 12वीं के बाद बिहान ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहे बिहान के कॉलेज से सटा भवन जूही का इंस्टीट्यूट था, जहां वह ग्राफिक डिजाइन में बैचलर्स कर रही थी। प्रतिदिन दोनों साथ साथ कॉलेज आते जाते थे। आज प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू चल रहे थे, इसलिए बिहान देर तक कॉलेज में रुका हुआ था। बिहान के घर पहुंचते ही पहला प्रश्न नौकरी के स्थान को लेकर हुआ। जॉब मिली भी तो कहाँ? मुझे तो लगा था कि आसपास ही नोएडा या गुरुग्राम में होगी कंपनी, लेकिन इतनी दूर। कावेरी के मुख पर प्रसन्नता व निराशा के भाव नजर आ रहे थे। अरे, कब तक बेटे को अपने पास बैठाकर रखोगी? उड़ने दो पंख फैलाकर। सुनील प्रयास कर रहा था कि कावेरी मन से डर को निकाल दे। मम्मा, परेशान क्यों होती हो? मैं अकेला थोड़ी जा रहा हूँ। कुछ और फ्रेंड्स का सिलेक्शन भी तो हुआ है ना, वे भी तो जाएंगे मेरे साथ। बेहान कावेरी के कंधे पर हाथ रखते हुए सांत्वना दे रहा था। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना जाने से पहले तुम्हारी और जूही की सगाई करवा दी जाए। फिर अगले साल उसकी डिग्री हो जाएगी, तब शादी करवा देंगे। कोई देखने वाला होगा, तुम्हें तो हमें चिंता नहीं होगी। पता नहीं कब तक रहना पड़ेगा वहाँ। कावेरी ने कहा तो सुनील ने सहमति में सर हिला दिया। क्या जूही और मेरी एंगेजमेंट? मम्मा, ये क्या कह रही हो? बिहान का मुंह खुला का खुला रह गया। गलत तो कुछ कहा नहीं कावेरी ने शायद। क्या तुम दोनों? सुनील की बात तो पूरी भी नहीं हुई थी कि बिहान ने प्रश्न सूचक दृष्टि से देखते हुए पूछा, हम दोनों क्या पापा? अरे, दोनों एक दूसरे को कितना चाहते हो? आज जूही के घर पर भी यही बात कर रहे थे हम सब। कावेरी आश्चर्यचकित थी। मैंने तो कभी जूही को अपनी गर्लफ्रेंड समझा ही नहीं। ये सब क्या है? अभी उसे कॉल करता हूँ। बिहान जूही का नंबर मिलाकर अपने रूम की ओर चल दिया। हेलो जूही, बधाई, आ गए कॉलेज से? मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी। थैंक्स जूही, एक बात पूछनी है तुमसे। पूछो। क्या हम दोनों एक दूसरे से लव करते हैं? मतलब इश्क वाला लव, यानी जो प्रेमी प्रेमिका के बीच होता है? हाँ बाबा हाँ, वही। ये हो क्या रहा है? मैं खुद तुमसे पूछने वाली थी। आज मेरी मॉम भी तुम्हारा नाम लेकर मुझसे अजीब सा मजाक कर रही थी। क्या यार, मेरे मम्मी पापा ने तो हमारी मैरिज का प्लान भी बना लिया। बचपन से हम दोनों फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे की कंपनी में खुश रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हमें प्यार है। वही तो, एक दूसरे की केयर प्यार थोड़ी है। देखा नहीं मूवीज में कि प्यार होते ही कैसे सब हवा में उड़ने लगते हैं? यहाँ तो ऐसा नहीं है। जूही ने बात समाप्त की तो दोनों खिलखिलाकर हंस दिए। सेमेस्टर समाप्त हुआ और बिहान बेंगलुरु चला गया। मित्रों ने मिलकर एक फ्लैट ले लिया। काम करने के लिए मेड और कुक का प्रबंध भी हो गया। अपनी नई जिंदगी से संतुष्ट बिहान अपनी ऑफिस टीम में लोकप्रिय होने लगा। उसी टीम में सुगंधा भी कार्य करती थी। अपनी स्मार्टनेस के लिए मशहूर सुगंधा किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। काम में व्यस्त बिहान चोर नजरों से उसे देखा करता था। कभी स्कर्ट, कभी जंप सूट तो कभी जीन्स पहने सुगंधा की ड्रेस सेंस से बिहान पहले ही दिन प्रभावित हो गया था। पिंक, पीच या किसी अन्य हल्के रंग की लिपस्टिक में लिपटे उसके होंठ और आई मेकअप से सजी बड़ी बड़ी आंखें बिहान को बेहद आकर्षक लगती थीं। उस दिन मुस्कुराते हुए सुगंधा ने बिहान को हाय हैंडसम कहा तो बिहान की धड़कनें बढ़ गईं। अदा से चलती हुई बिहान की सीट तक आकर वह पास रखी चेयर पर बैठ गई। बात शुरू हुई तो सुगंधा बिहान के कपड़ों, जूतों और रिस्ट वॉच की प्रशंसा करते हुए उसकी पसंद की दाद देने लगी। बिहान के मन में लड्डू फूट रहे थे। कुछ देर बात करने के बाद जब सुगंधा उठी
तो प्लाजो सूट पर लिया उसका दुपट्टा लहराता हुआ बिहान के चेहरे से टकरा गया। नाक से होते हुए परफ्यूम की खुशबू बिहान के मन में उतर गई। घर पहुंचकर वह सुगंधा के बारे में सोचता रहा। अगले दिन अच्छी तरह दाढ़ी शेव कर नहाने के बाद अपने ऊपर खूब ड्यू छिड़क लिया। अपनी पसंदीदा काली टी शर्ट पहन बार बार अपने को दर्पण में देखने के बाद समय से आधा घंटा पहले ही ऑफिस पहुंच गया। कमरे में सुगंधा को आया देख ये सोचते हुए कि दोनों तरफ आग बराबर लगी है, वह प्रसन्न हो उठा। सुगंधा के पास जाके उल्लासित हो बातचीत करना शुरू कर दिया बिहान ने। लेकिन सुगंधा में पहले दिन सा जोश नहीं था। कल जिन नैनों में बिहान को प्यार का सागर छलकता दिख रहा था, आज अजनबी रंग लिए वही निगाहें दरवाजे पर लगी थीं। कुछ देर बाद मैनेजर ने प्रवेश किया तो सुगंधा की आंखें चमक उठीं। बातचीत अधूरी छोड़कर मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहकर इठलाती हुई मैनेजर के पीछे पीछे चल दी। उसके साथ बातें करते हुए एक बार भी उसे बिहान का ध्यान नहीं आया। बातचीत के बीच जिस तरह ठहाके लग रहे थे, उससे बिहान ने अनुमान लगा लिया कि वहां ऑफिस के काम की बातें तो बिल्कुल नहीं हो रही। मैनेजर ने कुछ देर बाद कॉफी मंगवा ली। कमरे में उन दोनों के अलावा बिहान ही था, लेकिन उसे किसी ने पूछना भी जरूरी नहीं समझा। जब अन्य लोग भी आने लगे तो मैनेजर वहां से चलता बना। सुगंधा अपने ग्रुप के मित्रों को चटखारे लेकर बताने लगी कि किस प्रकार उसने बॉस के कपड़ों की प्रशंसा कर आज उसे उल्लू बना दिया। ये सब उसने आने वाले सप्ताह में छुट्टियां लेने के लिए किया था। मार डालती हो यार तुम तो अपने गोरे रंग से सभी को। फिर ये मैनेजर का बच्चा क्या चीज है। मनीष के कहते ही सबका मिला जुला जोरदार ठहाका कमरे में गूंज उठा। बिहान का मन विरक्त हो रहा था। उसे कल सुगंधा की कही हुई बातें याद आने लगीं। बिहान की तारीफ कर उसे तरह तरह से खुश करते हुए वह काम निपटाने में उसकी मदद लेना चाह रही थी। सुगंधा पर एक हिकारत भरी नजर डालकर वह मन ही मन खिन्न हो उठा। घर आकर भी वह स्वयं को उपेक्षित सा महसूस करता रहा। रात को जूही से वीडियो कॉल करने का मन हुआ। उस समय जूही सोने की तैयारी कर रही थी। कॉल कनेक्ट हुई तो जूही को अपने कमरे में स्किन कलर की ऑफ शोल्डर नाइट ड्रेस में बैठे देख बिहान की सांस ठहर गई। जूही का गोरा तन ऐसा लग रहा था जैसे संगमरमर की कोई प्रतिमा हो। बिहान ने सुगंधा वाली घटना बताने के लिए वीडियो चैट करने का निर्णय लिया, लेकिन मंत्र मुग्ध सा वह कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। आज तुम बोलती रहो, मैं सिर्फ सुनूंगा, कहते हुए वह अपलक उसके रूप लावण्य को निहारता ही रहा। चैट के बाद सोते हुए वह सोच रहा था कि जिस निगाह से सुगंधा को देखा था, उस नज़र से शायद मैंने जूही को कभी देखा ही नहीं था। जूही, तुम कितनी खूबसूरत हो। उधर जूही बिहान के चले जाने से अकेली पड़ गई थी। मन लगाने के लिए एक दिन उसने सहेलियों के साथ घूमने का कार्यक्रम बना लिया। मॉल में घूमते हुए खूब मस्ती हो रही थी, फिर भी बिहान उसे याद आ ही जाता था। किसी शॉप में कोई भी आकर्षक सामान देख बिहान को बताने की इच्छा होती। कपड़ों के शोरूम में एक डमी को वायलेट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर्स में देख अपनी उंगली से इशारा करते हुए वह सहेलियों से बोल पड़ी कि उस मैनेकिन की जगह बिहान होता तो इन कपड़ों की वैल्यू बढ़ जाती। इस पुतले पर तो ये बिल्कुल जम ही नहीं रहे। सहेलियों ने एक बार नज़र घुमाकर उधर देखा और फिर बातों में लग गईं। जूही का मन उदास हो गया। बिहान की पसंद नापसंद जाने बिना जैसे शॉपिंग करने की आदत ही नहीं थी। खरीदारी पूरी कर वे सब खाना खाने फूड कोर्ट में पहुंच गए। इससे पहले कि जूही अपनी पसंद बताती, ग्रुप की सभी सहेलियों ने एक मत हो पिज्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक्स का ऑर्डर दे दिया। जूही को वहाँ के चाट कॉर्नर की आलू टिक्की और लच्छा टोकरी बहुत स्वादिष्ट लगती थी। बिहान के साथ जब भी वह उस मॉल में आती, बिहान उसकी पसंद को ध्यान में रखकर सबसे पहले चाट की दुकान पर जाता था। जब तक वे सब मॉल में रहे, जूही को उदासी ने घेरे रखा। उसका जी चाह रहा था कि अभी बिहान को कॉल कर दे, लेकिन ऑफिस में उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं, ये सोचकर मोबाइल नहीं निकाला। उसे क्या पता था कि बेंगलुरु में बैठा बिहान भी उस समय जूही को याद कर उससे बात करने को अधीर हो रहा है। बिहान जब बीटेक कर रहा था तब जूही और वो दिन में कई बार एक दूसरे के पास पहुंचकर बातें शेयर किया करते थे। कॉलेज के आसपास होने से कोई भी असुविधा भी नहीं होती थी, लेकिन उनका ये मिलना जुलना जूही के साथ पढ़ने वाले राहुल को बहुत खटकता था। जूही की सुंदरता पर मुग्ध राहुल को बिहान के रहते हुए जूही के निकट आने का कभी अवसर ही नहीं मिला था। बिहान के जाते ही वो धीरे धीरे जूही से मित्रता बढ़ाने लगा। जूही तो पहले ही एक करीबी दोस्त की कमी महसूस कर रही थी। अपने जन्मदिन पर राहुल ने दोस्तों को किनाट प्लेस के एक महंगे रेस्टोरेंट में ट्रीट देने का प्रोग्राम बनाया। जूही भी आमंत्रित थी। बहुत दिनों बाद आज अपने भीतर वह एक उमंग का अनुभव कर रही थी। वार्डरोब से उसने वही मिनी स्कर्ट निकाली जिसे एक बार तब पहना था जब बिहान के साथ आर्ट गैलरी में लगी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी देखने गई थी। प्रदर्शनी में उनकी भेंट राहुल से हो गई थी।
राहुल ने ही आज उसे वही एग्जीबिशन वाली ड्रेस पहनने को कहा था। जूही जब वो घर से निकल रही थी तो राहुल का मैसेज आ गया कि वह राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर उसकी प्रतीक्षा करेगा। जूही मेट्रो में चढ़ी तो सैकड़ों घूरती आंखों से बचने का असफल प्रयास करती रही। उसे याद आ रहा था जब पहले उसने ये ड्रेस पहनी थी तो बिहान उसे देखते ही बोला था, आज तो हमें कैब करनी पड़ेगी। क्यों, पूछ बैठी थी जूही। मिनी स्कर्ट में इतनी क्यूट लग रही हो कि मेट्रो में सब तुम्हें घूर घूर कर देखेंगे और मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तब जूही की हंसी रोके नहीं रुकी थी, लेकिन आज सचमुच कुछ लोगों की लोलुप दृष्टि उसे निरंतर उद्गिन किए थी। वह बेसब्री से राजीव चौक आने की प्रतीक्षा कर रही थी। जानती थी कि वहां राहुल मिल जाएगा। अच्छा दोस्त कवच के समान होता है, यही कहता था उसका अनुभव। स्टेशन आया तो उसकी जान में जान आ गई। बाहर निकली तो राहुल खड़ा था, साथ में कुछ अन्य युवक भी थे। उनमें से कोई भी उनके कॉलेज का नहीं था। अपने ग्रुप के बाकी लोग कहाँ हैं? जूही ने घबराते हुए पूछा। उन्हें नहीं बुलाया, आज अपने पुराने साथियों को तुमसे मिलवाना था, कहते हुए राहुल ने जूही का हाथ पकड़ लिया। तब वो जूही ने कसमसाकर हाथ छुड़ाना चाहा तो उनमें से एक दोस्त तो हंसते हुए बोला, शाय गर्ल। राहुल सबके सामने उससे ऐसी बातें कर रहा था जैसे वो उसकी गर्लफ्रेंड हो। जूही ने बातों बातों में सबको एहसास दिलाना चाहा कि वो दोनों किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं, लेकिन राहुल निर्लजता से उस पर अधिकार जमाने का प्रयास कर रहा था। रेस्टोरेंट में अपनी चेयर से जूही की चेयर सटाकर बैठा। राहुल बार बार उसका स्पर्श कर रहा था। उसके दोस्त तो जूही की सुंदरता की प्रशंसा करते हुए एक ओर राहुल की पसंद की दाद दे रहे थे तो दूसरी ओर मिनी स्कर्ट में दिख रहे उसके पैरों को बेहूदगी से ताक रहे थे। राहुल सब समझते हुए भी अनजान बना बैठा था। जूही के लिए अब वहाँ 1 मिनट भी ठहरना मुश्किल हो रहा था। सूप पीने के बाद उसने अपनी तबीयत ठीक न होने का बहाना बनाया और बिना खाना खाए वापस लौट आई। घर पहुंचकर उसे लग रहा था जैसे किसी शिकारी के जाल से बचकर आई हो। जूही का जी चाह रहा था कि अभी बिहान के पास पहुंच जाए और उसके सीने में अपना मुंह छिपा ले। बिहान फिर उसे खूब प्यार करे। स्वयं पर आश्चर्यचकित हो जूही सोच रही थी कि राहुल के हाथ पकड़ने पर उसका मन घृणा से भर उठा था, लेकिन बिहान के बाहुपाश में समाने को वह व्याकुल हो रही थी। अचानक उसका दिल पूछ बैठा, कहीं ये प्यार तो नहीं। रात को सोने से पहले जूही ने व्हाट्सएप पर बिहान को लिखा, बहुत याद आ रहे हो आज, मन कर रहा है मिलने का। साथ में उदास चेहरे वाला इमोजी भी लगा दिया। बिहान का तुरंत जवाब आ गया कि मोबाइल से हाथ बाहर निकालो, अभी खींच लूंगा। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आ जाऊंगी किसी दिन मिलने। आमने सामने बैठकर बातें किए कितने दिन हो गए। मुझे भी अच्छा ही लगेगा तुम्हारा आना, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? यहाँ 4 कमरे हैं और दोस्त भी 4। सबके कमरे में अपना अपना सिंगल बेड है। तुम कहाँ सोओगी रात में? क्या बिहान, मुझे अपने पास नहीं सुला सकते? इतना भी एडजस्ट नहीं करोगे मेरे लिए? तुम बदल गए हो। इस मैसेज के साथ जूही ने रोते चेहरे वाली 2 इमोजी लगा दी। अरे नहीं नहीं, बदला नहीं हूँ, आ जाना जब चाहो, मैं इंतजार करूँगा। नाराज मत होना, मेरी जान निकल जाएगी। मैसेज के अंत में लगाने के लिए इमोजी ढूंढते हुए बिहान का मन किस करती इमोजी पर जाकर ठहर गया। मन में हलचल होने लगी। जीवन में पहली बार किसी को वह चुंबन करते चेहरे वाला इमोजी भेज रहा था। बिहान की ओर से किसिंग फेस इमोजी, और वह भी उस दिन जब जूही कल्पना में बिहान के गले लगी हुई थी। जूही के गाल तपने लगे। सोच में पड़ गई, अब क्या टाइप करे। जब कुछ देर तक जवाब नहीं आया तो बातचीत का रुख बदलते हुए बिहान ने लिखा, कल मैं अपने ऑफिस न जाकर MG रोड जाऊंगा। वहाँ के एक ऑफिस में काम है। 4 फ्रेंड्स भी जा रहे हैं साथ। 3 दिन तक रुककर वापस आएंगे हम सब। और हाँ, उन चारों फ्रेंड्स में एक लड़की भी है। जवाब में जूही ने लिखा, सो वाट, लड़की ही तो जा रही है ना, या फिर कोई भूतनी है कि स्पेशली बता रहे हो। मैसेज भेजते ही अपने डाउनलोड किए स्टिकर्स में से झाड़ू पर बैठी बिच का स्टिकर लगाना नहीं भूली थी जूही। बिहान की हंसी छूट गई। उसने लिखा, भूतनी हो या हूर की परी, मुझे किसी और से क्या लेना देना अब। जूही के मन की वीणा के तार झंकृत होने लगे। पूछना तो चाहती थी कि फिर अब किससे लेना देना है ये तो बता दो, लेकिन संकोच बश लिख नहीं पाई। जवाब में एक गुलाब का फूल पोस्ट कर दिया। कुछ देर बाद बिहान का मैसेज आया, अब वो सोना है मुझे क्योंकि कल जल्दी उठना है। आज से ही आधे बेड पर सोने की प्रैक्टिस शुरू कर दूंगा। तुम प्रोग्राम बना ही लो आने का। गुड नाइट। जूही ने इस बार जवाब दिया, गुड नाइट, मैं भी सो जाती हूँ, सपनों में मिलेंगे। बिहान जूही को याद कर बेचैन हो सोने का प्रयास करने लगा। लग रहा था जैसे जूही आकर उसके पास बिस्तर पर लेटी है।
वीडियो चैटिंग वाले दिन देखा जूही का रूप उसके मन मस्तिष्क पर छा रहा था। कल्पना में महकती जूही उसे कुछ और सोचने ही नहीं दे रही थी। कहीं ये प्यार तो नहीं, सोचकर मुस्कुरा दिया बिहान। एमजी रोड बेंगलुरु का एक व्यस्त इलाका है जहां विभिन्न कंपनियों के कार्यालय भी हैं और घूमने फिरने के लिए सुंदर स्थल भी। पहले दिन का काम निपटाकर बिहान मित्रों के साथ यूबी सिटी मॉल चला गया। दिल्ली में उसने इस प्रकार के मॉल नहीं देखे थे। लग्जरी मॉल होने के कारण सभी प्रमुख इंटरनेशनल ब्रांड्स के उत्पाद उपलब्ध थे वहां। बिहान मॉल में घुसा तो लगा जैसे विदेश में आ गया हो। जगमगाता ऊंचा चौका, एस्केलेटर, चकाचौंध कर देने वाली गुंबद नुमा छत, खूबसूरत इंटीरियर वर्क और बड़े बड़े स्टोर्स। इतना भव्य स्थान और जूही का साथ न होना, बिहान जैसे भीड़ में अकेला सा हो गया। दोस्त अपनी बातों में मस्त थे और बिहान यादों में उलझा हुआ था। अगले दिन उन सभी ने देर तक रुककर काम निपटा लिया और अंतिम दिन घूमने फिरने के नाम कर दिया। सुबह होते ही भी नाश्ता कर कब्बन पार्क पहुंच गए। सुंदर सुंदर फूलों से लदे छायादार पेड़ों के नीचे लगे बेंच, मूर्तियां, ब्रिटिश कॉल के पुस्तकालय की सुंदर लाल बिल्डिंग व रंग बिरंगे फुहारे वातावरण को सुखद बना रहे थे। हाथों में हाथ डाले प्रेमी युगल बिहान को जूही और अपना प्रतिरूप लग रहे थे। एक ऐसा रूप जो उसके दिल में कहीं छिपा बैठा था, लेकिन दिमाग तक पहुंचने में बहुत समय लग गया। पार्क से निकल पास के एक होटल में लंच कर सभी मित्रों उलसूर झील देखने निकल पड़े। वहां बोटिंग करते हुए नाव जब एक टापू पर रुकी तो बिहान को बचपन याद आ गया। जूही और जब वह गुड्डे गुड्डियों का खेल खेलते थे तो बिहान टब में पानी लेकर उसे झील कहता था। छोटे छोटे डब्बों पर मिट्टी और घास रखकर जब झील में टापू बनाता तो जूही उछल पड़ती थी। जूही को खुश करने के लिए बार बार वह भिन्न भिन्न प्रकार से टापुओं को सजाता। बिहान सोच रहा था कि जूही आज यहाँ होती तो झील में बने छोटे छोटे टापुओं को देखकर कितनी प्रसन्न होती कि कल्पना साकार हो गई है। शाम हुई तो सभी चाय पीने बैठ गए। चाय वाले की टपरी पर हिंदी गाने बज रहे थे। अचानक किशोर कुमार की आवाज़ में कुदरत फिल्म का गाना सुन बिहान ने जूही को फ़ोन मिला दिया और उससे हेलो कहते ही बोल पड़ा, पता है कौन सा गाना सुन रहा हूँ मैं अभी? अचानक इस समय फ़ोन और ऐसी बहकी सी बात, ठीक हो ना? जूही अचरज में पड़ गई। सब छोड़ो और सुनो ना गाने के बोल। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। जूही को ऐसा लगा जैसे गुलाब की सैकड़ों पंखुड़ियां उस पर लगातार गिरती जा रही हैं। अभिभूत होकर बोल उठी, मेरे मन में तो इसी फिल्म का कोई और गाना गूंज रहा है, लता मंगेशकर का गाया हुआ। कौन सा? बिहान भी प्यार में डूबा हुआ था। तूने और रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मतवाला जिया। जूही, मुझे नहीं पता प्यार कैसा होता है, पर मैं रह नहीं सकता तुम्हारे बिना, यही सच है। बिहान अब चुप नहीं रह सका। ओ जादू तुमने मुझ पर क्या किया, शायद उसे ही कहते हैं प्यार। कितना खूबसूरत है यह एहसास। जूही की आवाज़ में नमी थी, प्रेम था और लज्जा भी। जल्दी आऊँगा दिल्ली, मम्मी पापा से आज ही बात करता हूँ। बिहान कह उठा। जूही की खनकती हंसी सुन बिहान ने बाय कहकर फ़ोन काट दिया। हमें तुमसे प्यार कितना गाना झील से टकराकर उसे अभी भी तरंगित कर रहा था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।